अभिनेता आमिर खान ने देश में बढ़ती असहिष्णुता के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। आमिर खान ने कहा है कि उनकी पत्नी किरण ने पहली बार देश छोड़ने की बात कही। आमिर ने ये बड़ी बात दिल्ली में रामनाथ गोयनका अवार्ड्स के दौरान कही। I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? आमिर ने देश में बिगड़ते माहौल को लेकर अवार्ड लौटाने वाले इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के कदम का भी समर्थन किया है। जिस कार्यक्रम में आमिर खान ने ये बयान दिया, उसी कार्यक्रम में सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्री अरुण जेटली, वेंकैया नायडू और राजीव प्रताप रूडी भी थे। असहिष्णुता का आरोप लगाने वालों और पुरस्कार लौटाने वालों के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले अनुपम खेर आमिर खान पर भड़क गए हैं। ट्विटर पर अनुपम खेर ने आमिर खान से पूछा कि क्या उन्होंने अपनी पत्नी किरण से पूछा है कि वो किस देश जाना चाहते हैं। आमिर खान ने अपनी पत्नी से पूछा है कि वो किस देश जाना चाहती हैं। क्या तुमने उन्हें बताया है कि इसी देश ने तुम्हें आमिर खान बनाया है? क्या तुमने किरण से बताया कि इससे भी बुरा वक्त हमने यहाँ देखा है, लेकिन देश छोड़कर जाने के बारे में कभी नहीं सोचा है। इसके अलावा अनुपम खेर ने ट्वीट किया कि देश में कथित असहिष्णुता बढ़ने के बाद देश के लोगों को क्या कहेंगे, वो सत्ता बदलने का इंतजार करें या देश छोड़ दें। सत्यमेव जयते कार्यक्रम में आपने बुराइयों के बावजूद आशावादी बनने को कहा था, इसीलिए असहिष्णुता है भी तो आशा बांटिए, खौफ नहीं। बीजेपी सांसद परेश रावल के सुर अनुपम खेर जैसे तीखे नहीं हैं। ट्विटर पर परेश रावल ने आमिर खान को नसीहत दी है, हालांकि ये कहते हुए कि भारत को मातृभूमि समझने वाला इसे छोड़ने की बात नहीं करेगा। आमिर हर परिस्थिति से लड़ना जानता है, इसीलिए वो भागेगा नहीं, हालात को बदलेगा। एक सच्चा देशभक्त किसी मुश्किल वक्त में अपनी मातृभूमि को छोड़कर नहीं भागता। भागो नहीं, इसका मुकाबला करो। अगर मैं इसे अपनी मातृभूमि समझता हूं तो इसे छोड़ने की बात नहीं करूंगा। बीजेपी सांसद और भोजपुरी फिल्मों के बड़े अभिनेता मनोज तिवारी ने आमिर खान पर हमला बोला है, माफी मांगने के लिए मांग की है। आमिर खान से पहले शाहरुख खान ने भी देश के माहौल पर बयान दिया था। कहा था कि देश में असहिष्णुता बढ़ी है। इसकी प्रतिक्रिया में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें देशद्रोही कह दिया था। पाकिस्तान के आतंकी हाफिज सईद ने शाहरुख खान को पाकिस्तान आने का न्योता भी दे दिया था। देश में बढ़ती असहनशीलता पर आमिर खान के बयान का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया है समर्थन। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि आमिर खान का बोला गया हर शब्द सच है। मैं इस मुद्दे पर बोलने के लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए मोदी सरकार को नसीहत भी दी है कि वो देश के लोगों में सुरक्षा का भाव जगाने के लिए ठोस कदम उठाएं। भूमि अधिग्रहण बिल एक बार फिर इसका लटकना तय है। कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने इस बिल पर बनी संसद की संयुक्त समिति के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने की मांग की है। मांग है कि प्रधानमंत्री खुद आकर सरकार का रुख साफ करेंगे। पीएम ने 30 अगस्त को मन की बात में कहा था कि अध्यादेश खत्म होगा और सरकार बनने से पहले की स्थिति लागू होगी। यूपी के सहारनपुर में पदयात्रा के दौरान किसानों के बीच पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। यहां उन्होंने पीएम मोदी पर एक बार फिर तीखा हमला बोला। राहुल ने पूछा कि अच्छे दिन कब आएंगे। जब हम आज कहते हैं अच्छे दिन आएंगे तो लोग हंसते हैं, जैसे आप अभी हंसे। लंदन जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, बड़े बड़े भाषण होते हैं, यहाँ अच्छे दिन नहीं आए। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ पहुंचे राहुल ने पिलखनी से पटनी तक 7 किलोमीटर लंबी अपनी इस पदयात्रा के दौरान गन्ना किसानों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 दिन की विदेश यात्रा का आज आखिरी दिन है। मोदी मलेशिया का दौरा कर चुके हैं और अभी वो सिंगापुर में हैं। सुबह 9 बजे मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग से मिलेंगे। इस दौरान दोनों देश कई अहम समझौतों पर दस्तखत करेंगे। इसके बाद दोनों पीएम साथ में लंच करेंगे। सुबह 11:45 पर होटल शंग्रीला में मोदी और लुंग मीडिया से बात करेंगे। दोपहर को मोदी आईटीई का दौरा करेंगे। फिर एस्प्लेनेड पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इंडियन नेशनल आर्मी मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दोपहर 3 बजे मरीना बे सैंड्स कन्वेंशन सेंटर में इंडिया सिंगापुर इकोनॉमिक कन्वेंशन में संबोधन देंगे। यहीं सिंगापुर के बड़े निवेशकों से उनकी मुलाकात भी होगी। शाम 5:45 पर मोदी सिंगापुर एक्सपो में भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम करीब 7 बजे वो भारत के लिए रवाना हो जाएंगे।
सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ साधारण से रेस्टोरेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया डिनर। ये तस्वीरें भारतीय व्यंजनों के लिए मशहूर सिंगापुर के कोमला विलास रेस्टोरेंट की हैं, जहां सिंगापुर के पीएम ली सिएन लूंग अपने साथ मोदी को लेकर पहुंचे। यहां डिनर के लिए वड़ा और दूसरे व्यंजन टेबल पर वेटर ने लाकर रखे और तब शुरू हुआ डिनर। मोदी ने डिनर के बाद सिंगापुर के पीएम को भारतीय व्यंजन खिलाने के लिए शुक्रिया अदा करते हुए ट्वीट भी किया और सेल्फी भी ली। लालू यादव से गले मिलने की ये वही तस्वीरें हैं जिन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सफाई दी तो नया बखेड़ा खड़ा हो गया। केजरीवाल अब कह रहे हैं कि वो लालू से गले नहीं मिले, बल्कि लालू ने उन्हें जबरदस्ती गले से लगा लिया। सरकारी कार्यक्रम में, नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने के कार्यक्रम में जब मैं स्टेज पे चढ़ा तो सामने लालू जी खड़े थे, तो मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ खींच लिया मेरा और खींच के गले लगा लिया। अभी मेरा हाथ उठा के आप यहाँ आते हैं और इस तरह से अगर आपको सम्मान मिला, आप वहाँ जाकर के अगर बीजेपी के आरोपों के बाद, तो फिर मुबारक हो उनको उनकी राजनीति। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक बने रहेंगे। ये फैसला दिल्ली में आप की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लिया गया। केजरीवाल को संयोजक बनाए रखने के साथ ही राष्ट्रीय परिषद का कार्यकाल 3 साल और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कार्यकाल 1 साल बढ़ाने का भी फैसला हुआ है। बैठक में केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में भी पार्टी को दिल्ली जैसा मौका मिल सकता है। दिल्ली के अंदर हम लोगों को ये जिम्मेदारी मिली है और अब मुझे लग रहा है जिस तरह के संकेत आ रहे हैं कि अगले जिम्मेदारी भगवान हमें पंजाब में देना चाहता है। आज मध्य प्रदेश की रतलाम, झाबुआ और तेलंगाना की वारंगल लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट बीजेपी के दिलीप सिंह भूरिया के निधन से खाली हुई है। चुनाव में उनकी विधायक बेटी निर्मला भूरिया और कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया के बीच मुकाबला है। वारंगल सीट टीआरएस सांसद कादियाम श्रीहरि के तेलंगाना के डिप्टी सीएम बनने के बाद खाली हुई है। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजों का आज ऐलान हो जाएगा। इसमें एमपी की देवास सीट के अलावा मणिपुर की 2, मिजोरम की 1 और मेघालय की 1 सीट शामिल है। कानून व्यवस्था को लेकर यूपी के डीजीपी जगमोहन यादव ने विवादित बयानों की झड़ी लगा दी है। कहा है कि अपराध रुकने की गारंटी नहीं ली जा सकती है। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। अपराध पुलिस फोर्स बढ़ाकर भी नहीं रोका जा सकता है। अपराध के बाद लोगों का हंगामा करना और पुलिस नाराज होना बड़ी बात नहीं है। पुलिस वालों को बताया जाता है कि लोग खुद शांत हो जाते हैं, इसलिए चुपचाप रहें। पुलिस मिलिट्री नहीं कि गोलियां बरसा दे। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक खूंखार आतंकी संगठन आईएस में अभी 17 भारतीय लड़ रहे हैं, जबकि 6 भारतीय मारे जा चुके हैं। देश की सुरक्षा एजेंसियों को मिली एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक कुल 23 भारतीय आईएस में शामिल हुए थे। इनमें से जो 6 भारतीय मारे जा चुके हैं, उनमें सबसे ज्यादा 3 कर्नाटक से हैं, 1 उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से, 1 महाराष्ट्र के ठाणे और 1 तेलंगाना के आदिलाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी संगठन में शामिल होने वाले लोगों को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के सिलगाम की हैं, जहां सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों को मार गिराया। तीनों आतंकी एक घर में छिपे हुए थे। मारे गए आतंकियों के नाम सरताज, आदिल और तनवीर है और तीनों अनंतनाग के ही बिजबिहारा के रहने वाले थे। आतंकियों से सेना की मुठभेड़ कुपवाड़ा जिले में भी चल रही है। पिछले 10 दिन से हो रही इस मुठभेड़ में 1 आतंकी मारा गया है। इलाके में कुछ छिपे हुए आतंकियों को सेना के जवान तलाश रहे हैं। दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार की भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े खुलासों वाली किताब लॉन्च हो गई है। नीरज की किताब डायल डी फॉर डॉन का विमोचन दिल्ली के होटल ताजबान सिंह में हुआ। इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा और शशि थरूर समेत कई बड़े लोग मौजूद रहे। अपनी किताब में नीरज कुमार ने दावा किया है कि जब वो सीबीआई में थे तो दाऊद से फोन पर उनकी बात होती थी और इस बातचीत में दाऊद मुंबई हमलों में अपना हाथ न होने की बात करता था। नीरज की किताब में कुल 11 चैप्टर हैं।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इंदौर में मूक बधिर हॉस्टल में रह रही गीता से मुलाकात की है। इस दौरान सुषमा ने पाकिस्तान सरकार और ईदी फाउंडेशन का सहयोग के लिए शुक्रिया भी जताया। गीता पाकिस्तान से भारत आई है, लेकिन यहाँ अभी उसे उसके असली परिवार का पता नहीं चल पाया है। इससे पहले सुषमा भोपाल पहुंचकर कराची के रहने वाले रमजान से मिली थी और कहा था कि सरकार रमजान को वापस भेजने के लिए पाकिस्तान उच्चायोग से लगातार संपर्क में है। मुंबई के चर्चित शीना बोरा मर्डर केस में गिरफ्तार हुए मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी के पति पीटर मुखर्जी की सीबीआई हिरासत 3 दिन और बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने पीटर को 26 नवंबर तक हिरासत में भेजा है। सीबीआई पीटर को अगले दिन तक हिरासत में रखना चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 3 दिन हिरासत में रखने का फैसला दिया। सीबीआई का आरोप है कि पीटर मुखर्जी को शीना बोरा की हत्या की पूरी जानकारी थी। वैष्णो माता के दर्शन करने जा रहे 2 परिवारों के साथ दर्दनाक हादसा हुआ। दिल्ली और जम्मू में रहने वाले दोनों परिवार हेलीकॉप्टर में सवार होकर कटरा से सांझी छत जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही हेलीकॉप्टर से गिद्ध टकरा गया। गिद्ध के टकराने के बाद हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। दोपहर 1 बजे हुए इस हादसे में 6 श्रद्धालु समेत महिला पायलट सुनीता विजयन की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर मौजूद एक शख्स ने इस पूरे हादसे की तस्वीर अपने मोबाइल में कैद कर ली। डीजीसीए की जांच के बाद मंजूरी मिलने तक कटरा से सांझी छत तक की हेलीकॉप्टर सेवा बंद रहेगी। श्रीलंका में हो सकती है भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 27 नवंबर को भारत पाक क्रिकेट सीरीज का ऐलान किया जा सकता है। पिछले कई दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज की जगह को लेकर पेच फंसा हुआ था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यूएई में सीरीज चाहता था, जबकि बीसीसीआई बांग्लादेश और श्रीलंका में सीरीज कराए जाने की मांग कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक श्रीलंका पर दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड राजी हो गए हैं। ब्रिटेन की एक कंपनी ने रोहित शर्मा स्पोर्ट्स राइट नाउ नाम से मोबाइल ऐप शुरू किया है। इस एप्लीकेशन के जरिए आप क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें जान सकते हैं। इतना ही नहीं, क्रिकेटर्स के निजी ब्लॉग, ट्विटर और सोशल मीडिया के पोस्ट भी आप यहां पढ़ सकेंगे। रोहित के नाम से न्यूज ऐप बनाने वाली कंपनी ने 1 साल में 10 लाख ऐप डाउनलोड का लक्ष्य रखा है। रिलीज से पहले ही निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बाजीराव पेशवा के वंशजों ने भंसाली पर फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। भंसाली को बाजीराव के वंशजों ने खुली चिट्ठी लिखी है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार से फिल्म के रिलीज होने से पहले समीक्षा की मांग की गई है। विवाद फिल्म के एक गाने को लेकर शुरू हुआ, जिसमें काशीबाई का किरदार निभा रही प्रियंका चोपड़ा और मस्तानी का किरदार निभा रही दीपिका पादुकोण को डांस करते दिखाया गया है। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने मुंबई में हेपेटाइटिस बी बीमारी के लिए टीकाकरण मुहिम की शुरुआत की है। इस दौरान अमिताभ ने बताया कि हेपेटाइटिस बी की वजह से उनका 75% लीवर काम नहीं करता है। अमिताभ अपने विज्ञापन में भी यही बात कहते दिख रहे हैं। Awareness, ladies and gentlemen, is a very important factor in any one of these diseases. फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान हुए हादसे में अमिताभ बुरी तरह जख्मी हुए थे। इलाज के दौरान उन्हें जो खून चढ़ाया गया, उसकी वजह से उन्हें हेपेटाइटिस बी हो गया था। आतंकवादियों को तलाशने में जुटी बेल्जियम पुलिस ने 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पेरिस हमले में शामिल संदिग्ध आतंकवादी सालेह अब्देसलाम की तलाश में 3 दिनों से अब तक करीब 2 दर्जन जगहों पर छापे मारे जा चुके हैं। वहीं हाई अलर्ट की वजह से ब्रसेल्स में स्कूल, कॉलेज और मेट्रो सेवाएं बंद हैं। बेल्जियम सरकार आशंका जता रही है कि यहाँ भी पेरिस हमले जैसा बड़ा हमला हो सकता है। पेरिस हमलों का मास्टरमाइंड कहे जाने वाला आतंकी सालेह अब्देसलाम के ब्रसेल्स में ही कहीं छिपे होने की खबरें सामने आ रही हैं। 13 नवंबर को पेरिस हमले में 129 लोग मारे गए थे।